सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप भी अपने नाम का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। एक ताकतवर समुद्री बादशाह की थी जो निहायत दाना और आदिल था। उसकी 7 बेटियां थीं जो इस सल्तनत की शान और रौनक समझी जाती थी। हर जल परी शहजादी एक से बढ़कर एक हसीन थी। उनमें किसी किस्म की कोई कमी न थी, मगर उन सब में सबसे बढ़कर दिलकश और बेमिसाल हुस्न की मालिक 7वीं जलपरी थी। 7वीं जलपरी, सुनहरी जलपरी, सारी समंदरी जलपरियों की खूबसूरती जैसे उसके वजूद में सिमट आई हो। उसकी खासियत ये थी कि जब वो पैदा हुई तो बादशाह और मलका हैरान रह गए, क्योंकि जैसे ही वो हरकत करती उसके वजूद से सोने की बारिश होने लगती। उसका ये मुनफरिद हुस्न जलपरियों में अपनी मिसाल आप था, क्योंकि इससे पहले किसी जलपरी में ये खूबी ना थी कि उसके वजूद से सोने की बारिश हो, और इसी सोने की खासियत की वजह से उसे सोना जलपरी कहा जाता था। उसके जादुई हुस्न के सबब बाकी 6 जलपरियां उससे हसद रखने लगी, क्योंकि वो उन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बादशाह और मलका जानते थे कि सोना जलपरी का दूसरी जलपरियों से मुख्तलिफ होना एक फितना बन सकता है, इसीलिए उन्होंने एक राज सबसे छुपा रखा था। मलका, हमें ये बात अपनी बेटियों से हमेशा छुपा कर रखनी है। सोना वो जलपरी है जो 100 सालों में पैदा होती है और किसी इंसान की 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकती है। हमारी बेटियां सोना को पसंद नहीं करती, वो उसके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं रखती, और यही बात मुझे परेशान करती है। मैं डरती हूँ अगर कभी उन्हें ये पता चल गया कि वो खास है तो बहनों में मजीद तलखी ना आ जाए। की बहनें इससे बात करना पसंद नहीं करती थी, वो हमेशा उससे अलग रहती थी, और सोना अपनी बहनों के इस रवैये को देखकर उदास हो जाती थी। वो जलपरियां जब भी कहीं बाहर घूमने के लिए जाती तो सोना जलपरी को साथ नहीं ले जाती, और अगर कभी सोना उनसे बात करना चाहती तो वो उससे बदतमीजी से पेश आती थी। आप सब कहाँ जा रही हैं? मुझे भी अपने साथ ले जाएं। तुम जानती हो हमें तुमसे बात करना पसंद नहीं है, तो हम तुम्हें अपने साथ क्यों ले जाएं? तुम हमसे अलग हो और हम तुम्हें अपनी बहन नहीं मानती। सोना की बहनें उससे इसीलिए जलती थी क्योंकि वो लोगों में बेहद मकबूल थी। लोग उसे अपने लिए खुशकिस्मती की अलामत समझते थे। उसका उनके पास होना सोने की सूरत में खुशहाली ले आता था, और हर कोई उससे बात करने का ख्वाहिशमंद रहता था। यहाँ तक कि जब वो कहीं से गुजरती तो लोग उसके पीछे गिरता हुआ सोना समेटते और खुशी से झूम उठते। जब भी महल में कोई शहजादा आता तो सोना के जादुई हुस्न पर फिदा होकर उसी से शादी की बात करता, और ये सब देखकर बाकी बहनें और हसद करने लगती। बेहद खूबसूरत और खुशकिस्मती की अलामत होने के बावजूद वो तन्हा थी, क्योंकि उसकी बहनें उसे नापसंद करती थी, जबकि वो खुद उनसे बेहद मोहब्बत करती थी। सोना अपना ज़्यादातर वक्त अकेले गुजारती थी और खुद को मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ रखकर अपने दिल को बहलाती रहती थी। उसकी वाहिद दोस्त उसकी माँ थी, जिससे वो अपना हर दुख और दर्द बांटती और उसके पास बैठकर अपनी हर तकलीफ भूल जाती। माँ, मुझे मेरी बहनें पसंद क्यों नहीं करती? क्या मैं उनसे अलग हूँ? क्या ये मेरी गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरी बेटी, तुम खास हो, सबसे खास। परेशान ना हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मलका अपनी बेटियों को बहुत समझाती थी कि सोना के साथ अपना रवैया ठीक रखें, मगर वो उसकी बात नहीं मानती थी और उल्टा यही कहती थी कि आप हमसे ज़्यादा सोना से मोहब्बत करती हैं। मलका जब भी बादशाह से बहनों की सोना से तलखी का जिक्र करती तो वो उसे संजीदगी से नहीं लेता था। वो आने वाले तूफान से बेखबर था। इस सल्तनत की खुशहाली की वजह सोना है। हमारी बेटी हमारे लिए खुशकिस्मती का सबब है। जितनी वो लोगों में मकबूल है और लोग उसे पसंद करते हैं, मुस्तकबिल में तख्त उसी का होगा। और जब जलपरियों ने ये सुना कि मुस्तकबिल की मलका सोना होगी तो उनके दिलों में हसद की आग और भी भड़क उठी। जब तीनों जलपरियों ने जाकर बाकी बहनों को ये राज बताया कि मुस्तकबिल की मलका सोना होगी, तो जैसे उनके दिलों में छुपा हसद भड़कती आग बन गया। आंखों में नफरत और दिलों में कड़वाहट भर गई।
और फिर सबने मिलकर एक फैसला किया कि सोना को किसी न किसी तरह हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। और इसके बाद बहनों का सोना के लिए हसद और भी बढ़ गया और मलका ये सब देखकर बीमार होने लगी, क्योंकि वो अपनी बेटियों को समझा नहीं पा रही थी, मगर अंदर ही अंदर जानती थी कि कुछ बुरा होने वाला है। मलिका अपनी बीमारी को बर्दाश्त ना कर सकी और दुनिया से रुखसत हो गई, और सोना खुद को पहले से भी ज्यादा तन्हा महसूस करने लगी। सोना दिन रात अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। उसका बाप सल्तनत के कामों में इतना मसरूफ रहता कि उसे वक्त न दे पाता, और बहनों की नफरत भी अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। मलका के दुनिया से जाने के बाद जल परियों के दिलों में सोना के लिए बची खिंची हमदर्दी भी खत्म हो गई। अब उनके लिए सोना को रास्ते से हटाना इतना मुश्किल न रहा। हसद ने उनके दिलों को इस कदर अंधा कर दिया था कि वो हर हद पार करने को तैयार हो चुकी थी। आखिरकार उन्होंने एक खौफनाक फैसला किया। पूरी जिंदगी हमें ये सुनाया गया कि सोना हमसे बेहतर है। अब वक्त आ गया है कि हम इस बेइज्जती का बदला लें। हम उसे तख्त लेने नहीं दे सकते। अगर ऐसा हुआ तो वो हमसे बदला लेगी। हम उसे जहरीली खाई में फेंक देते हैं, जहाँ सुना है एक समुद्री डाइन रहती है, और वहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जल परियों ने चालाकी से एक ऐसा मंसूबा बनाया कि अब वो किसी को जर्रे भर शक हुए बगैर अपना काम अंजाम देंगी। जलपरियों ने निहायत मक्कारी से काम लेते हुए सोना जलपरी के साथ अपना रवैया अच्छा बना लिया, ताकि वो उसका एतमाद जीत सके। बादशाह भी इस बात पर मुतमईन था। उसे यही गुमान था कि माँ के जाने के बाद अब सोना भी खुश है और बाकी जलपरियाँ भी सुधर गई हैं। जलपरियों ने सोना से कहा कि वो सब बाहर दूर एक जगह घूमने जा रहे हैं, मगर ये बात बादशाह को मालूम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उन्हें कभी इजाजत नहीं देगा। सोना अपनी बहनों की मक्कारी को समझ ही ना पाई और बगैर कुछ सोचे उनके साथ चल पड़ी। हालांकि वो खुद अपने कदमों से अपनी मौत की तरफ बढ़ रही थी। वो सब समंदर के उन सुनसान और पुरस्कार रास्तों से गुजर रही थी जहाँ रोशनी मध्यम होती जा रही थी, मगर सोना अपनी बहनों पर भरोसा किए अपनी किस्मत की तरफ बढ़ती जा रही थी। और फिर वो सोना को एक ऐसी जगह ले आए जहाँ ना सिर्फ जलपरियों का बल्कि किसी भी समंदरी मखलूक का आना सख्ती से मना था। एक सुनसान और खौफनाक मकाम जहाँ हर तरफ एक अजीब सी खामोशी और खतरे का एहसास छाया हुआ था। जलपरियाँ सोना को जहरीली खाई के किनारे ले आई और वहाँ पहुँचकर बड़ी चालाकी से उसे उलझाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाने लगी। हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आना मना है और ये जगह खतरनाक भी है। हमें बस शौक था कि हम इसे देखें। हमने सुना है यहाँ किसी के दर्द की आवाज़ें आती हैं। हाँ, चलो ज़रा झांक कर देखते हैं, शायद कुछ समझ आ जाए। और जैसे ही सोना ये देखने के लिए आगे बढ़ी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो पीछे से उसकी बहनों ने अचानक उसे धक्का दे दिया और सोना उस खाई में गिरती चली गई और देखते ही देखते अंधेरी गहराइयों में कहीं खो गई। और फिर बाकी जलपरियाँ वहाँ से तेज़ी से दूर चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने रोते हुए बादशाह को बताया कि वो सब समंदर के एक दूर हिस्से की सैर के लिए गई थी। सोना भी उनके साथ थी, मगर अचानक वो फिसल कर गहरी खाई में जा गई। वो सब उसे बचाने की बहुत कोशिश करती रही, मगर वो अंधेरी गहराइयों में कहीं खो गई और वो सब कुछ न कर सकी। उधर सोना जहरीली खाई में गिरती हुई समंदर के उस हिस्से में जा पहुंची जो बरसों से इस बात के लिए मशहूर था कि वहाँ एक खौफनाक समंदरी डायन रहती है। वो पूरा इलाका आलूदा और जहरीला था, जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। सोना सहम सी वहाँ खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, और ये भी कि उसकी अपनी बहनों ने उसके साथ क्या किया है। सोना खौफ से कांपती हुई उन समंदरी मखलूकात से बचती आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था और हर साया किसी खतरे का इशारा दे रहा था। अचानक उसे जाते हुए महसूस हुआ कि अंधेरे में कोई मौजूद है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो सामने वो खौफनाक समंदरी डायन बैठी उसे घूर रही थी। सोना ने जैसे ही उसे देखा वो फौरन समझ गई कि ये वही डायन है जिसके बारे में बरसों से खौफनाक कहानियां मशहूर थी। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं जो तुम यहाँ आ गई हो। मुझे मत खाए, मुझे माफ कर दे।
में यही मशहूर है कि आप डाइन हैं और जो भी यहाँ गलती से आ जाए आप उसे खा जाती हैं। तुम कुछ नहीं जानती। मैं किसी को नहीं खाती जो आवाजें ऊपर सुनाई देती हैं। वो मेरे दर्द के सुर होते हैं ताकि लोग डरकर उस जगह से दूर रहें। खतरा मुझसे नहीं, उस जगह से है जहाँ तुम सांस ले रही हो। ये समंदर का वो हिस्सा है जहाँ इंसानों की फैलाई हुई आलूदगी जमा हो चुकी है। यहाँ कोई जलपरी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। कुछ ही अरसे में तुम भी यहाँ मर जाओगी। मगर मुझे हैरत है तुम यहाँ आई ही क्यों हो। सोना ने रोते हुए समंदरी डाइन को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसकी अपनी सगी बहनों ने उसके साथ ये जुल्म किया। ये सुनकर समंदरी डाइन की आंखों में एक अजीब सी उदासी उतर आई। उसने आहिस्ता से कहा कि वो भी कई साल पहले मोहब्बत के धोखे में इसी जगह आ फंसी थी। जिससे वो मोहब्बत करती थी उसी ने उसे धोखे से उस खाई में फेंक दिया और खुद उसकी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। मैं तो जिंदा रह गई थी क्योंकि मैंने इस आलूदगी को अपने अंदर जज्ब कर लिया था। मगर तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाओगी। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। सोना ये जानकर हैरान रह गई कि जिस डाइन के बारे में कितनी खौफनाक कहानियां मशहूर थी, उसकी अपनी कहानी उससे भी ज्यादा दर्दनाक थी। और यूं सोना को उस डाइन की सूरत में एक साथी मिल गया और वो उसके साथ रहने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरा सोना की तबीयत खराब होने लगी। जहर उसे अंदर से कमजोर कर रहा था। इसी लम्हे समंदरी डाइन की नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी जहाँ सुनहरी मछली का निशान चमक रहा था। वो ये देखते ही समझ गई कि ये वही नायाब जलपरी है जो 100 साल में एक बार पैदा होती है। तुम जानती हो तुम्हारे इस निशान का मतलब क्या है? तुम एक नायाब जलपरी हो। मैं इस निशान का मतलब नहीं जानती। माँ बस कहती थी तुम नायाब हो। मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम बच सकती हो अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो। और फिर समंदरी डाइन सोना को अपने साथ ले जाने लगी। उसने उसे बताया कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है। सोना को इंसानों की दुनिया में जाना होगा और जो सबसे पहले उसे देखेगा वही उसकी 3 ख्वाहिशों का मालिक होगा। मगर अगर उस इंसान ने अपनी किसी एक ख्वाहिश में सोना के लिए कुछ मांग लिया तो सोना की जान बच सकती है। लेकिन उसके साथ एक सख्त शर्त थी। सोना खामोश रहेगी। वो किसी को ये नहीं बताएगी कि वो बीमार है। समंदरी डाइन सोना को समंदर के उस हिस्से में ले आई जहां आसमान और समंदर का राज कोई नहीं जानता था। एक ऐसा मकाम जो सदियों से पुरस्कार और खतरनाक समझा जाता था, जहां बेशुमार जहाज आकर गर्क हो चुके थे। मगर इसी खौफनाक जगह से इंसानों की दुनिया में जाने का रास्ता भी निकलता था। समंदरी डाइन ने सोना को उसी राज भरी जगह की एक नायाब जादुई जड़ी बूटी दी जो सिर्फ वही पाई जाती थी और जिसमें 7 दिनों के लिए इंसान बनाने की ताकत थी। और फिर उसने उसे एक चमकता हुआ शीशे का टुकड़ा दिया और धीमी आवाज में कहा, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। सोना उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। उसकी कहानी सुनकर वो बहुत दुखी हो चुकी थी, मगर ये मुमकिन न था क्योंकि सोना के पास भी सिर्फ 7 दिन थे। अगर वो कामयाब ना हो सकी तो उसकी अपनी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। सोना ने एक लम्हा रुककर उसे देखा और दिल ही दिल में सोचा, अगर वो जिंदा रही तो ज़रूर उसके लिए कुछ करेगी। और यही सोचकर वो उस पुरस्कार मुसल्लस में दाखिल हुई और देखते ही देखते गायब हो गई। सोना ने खुद को दुनिया के एक अनजान हिस्से में पाया। जैसे ही उसकी आंख खुली उसने फौरन वो जुड़ी बूटी खा ली और जुड़ी बूटी खाते ही वो जलपरी से इंसान बन गई। अपने आप को उस हालत में देखकर वो हैरान रह गई। वो पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। फिर उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे मगर उसकी नज़रें किसी इंसान को ढूंढ रही थी। चलते चलते उसे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। वो एक लम्हे को रुक गई। फिर आहिस्ता से उसने मुड़कर देखा तो वहाँ एक लड़का खड़ा था जो खामोशी से उसे देख रहा था। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जो तुम चाहो वो पा सकते हो। अपनी 3 ख्वाहिशें बताओ। ये तो कोई मजाक लगता है। वाकई ऐसा है तो मेरे घर में मेरी मेज अभी खानों से भर जाए क्योंकि आज मुझे एक भी मछली नहीं मिली। वो लड़का मुस्कुरा कर चला गया और सोना उस अफसोस में रह गई
कि वो अपनी एक ख्वाहिश ज़ाया कर चुका था। वो लड़का रात को जब काम से फारिग होकर अपने घर की तरफ लौटा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी झोपड़ी में रोशनी जल रही थी। ये देखते ही उसने तेज़ तेज़ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसकी मेज़ वाकई तरह तरह के खानों से भरी हुई थी। ये सब देखकर वो शिश्तर रह गया और इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो सुनहरी बालों वाली लड़की सच कह रही थी। हैरी एक गरीब लड़का था जिसके माँ बाप बचपन में ही दुनिया से चले गए थे। उसे उसके एक चचा ने पाला था, मगर अब वो भी जिंदा नहीं रहे थे। हैरी एक साफ दिल और लालच से पाक इंसान था। इतनी गुर्बत के बावजूद भी वो खुश रहता था। उसे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। इसीलिए जब वो बैठकर सोचने लगा कि उसे ज़िंदगी में क्या चाहिए तो वो उलझ कर रह गया, क्योंकि उसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। फिर उसने फैसला किया कि वो सुबह होते ही उस लड़की को ढूंढेगा और अगर कुछ मांगा भी तो बस एक कश्ती मांगेगा ताकि मछली पकड़ने में उसे आसानी हो जाए। सुबह होते ही उसने उस लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। वो उसका नाम तक नहीं जानता था, मगर फिर भी वो बार बार उसी जगह जा रहा था जहाँ वो उसे मिली थी। फिर अचानक उसकी नज़र पड़ी। वो लड़की समुंदर के पास दरख्तों के नीचे बेहोशी की हालत में पड़ी थी। हैरी सोना को अपने घर ले आया, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। सोना बेहोशी की हालत में थी। दिन गुजरते गए और देखते ही देखते 6 दिन गुजर गए। अब 7वां दिन था, उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन। बड़ी मुश्किल से सोना ने अपनी आंखें खोले ताकि वो कुछ कह सके। मुझे समंदर के पास ले जाओ। मैं तुम्हें ले जाता हूँ, मगर तुम्हें क्या हुआ है? 6 दिन से तुम बेहोश थी, तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। हैरी सोना को समंदर के पास ले आया। सोना वहीं मरना चाहती थी। कमज़ोर आवाज़ में उसने हैरी की तरफ देखा और उससे उसकी अगली ख्वाहिश पूछी। तुम्हारी 2 ख्वाहिशें रहती हैं, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें ठीक देखना चाहता हूँ, तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारी अपनी ख्वाहिश पूरी हो और खुश रहो। जैसे ही हैरी ने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगी, सोना फौरन दोबारा जलपरी बन गई और वो हैरान रह गया। सोना ने हैरी को अपनी सारी कहानी सुना दी और उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी जान बचाई। वो हमेशा उस एहसान के कर्जदार रहेगी। ये कहकर सोना आहिस्ता से उठी और समंदर की तरफ बढ़ गई। फिर पानी में उतरती हुई गायब हो गई। जाते जाते उसने हैरी से कहा कि उसकी तीसरी ख्वाहिश अभी बाकी है। जब भी वो उसे बुलाना चाहे तो बस ये अल्फाज कह दे, जल थल बहता जाए, मेरी सदा तुझे बुलाए, जल की रानी सामने आए, जो मांगो वो मिल जाए। सोना वापस जल परी बनकर बहुत खुश थी। जैसे ही उसने अपने महल की तरफ जाना शुरू किया, उसे वही समंदरी डायन दोबारा मिल गई, मगर अब वो पहले जैसी बदसूरत नहीं रही थी। उसे देखकर सोना बहुत खुश हुई। तब उसने बताया कि जब हैरी ने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगी तो उसी लम्हे वो उसके बारे में सोच रही थी कि काश वो उसके लिए कुछ कर पाती, और इसी तरह उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। डायन को अलविदा कहकर, इस वादे के साथ कि वो दोबारा मिलेंगे, सोना ने अपने महल की तरफ जाना शुरू किया। मगर जैसे ही वो वहाँ पहुँची, उसने देखा कि उसकी सल्तनत में सब कुछ बदल चुका था। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। ये देखकर सोना घबरा गई, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वो तेज़ी से महल के अंदर गई और जो मंजर उसने देखा उसे देखकर वो सुन रह गई। उसके बाप के तख्त पर एक समंदरी सांप बैठा हुआ था। तब उसे समझ आया कि उसके जाने के बाद उसकी ताकत और सोने की वजह से उसकी सल्तनत पर हमला हो चुका था। तो तुम हो सोना जल परी जो सोना पैदा करती है, मगर मुझे तो बताया गया था कि तुम मर गई हो। मेरे बाबा और मेरी बहनें कहाँ हैं? तुमने उनके साथ क्या किया है? वो सब कैद है और अब मेरे किसी काम के नहीं। उन्हें अभी तक इसलिए नहीं मारा ताकि वो मुझे तुम्हारा पता बता दें। ठीक है, तुम्हें सोना चाहिए, मैं तुम्हारी गुलाम रहूंगी, तुम उन्हें छोड़ दो। जैसे ही वो सांप आगे बढ़ा, सोना जल परी ने मौका देखा
اور پیچھے سے وہ شیشے کا ٹکڑا جو ڈائن نے اسے دیا تھا سانپ کے جسم میں گھونپ دیا۔ سانپ تڑپنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو کر غائب ہو گیا۔ سونا فوراً اپنے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے قید خانے کی طرف گئی، جہاں اس کا باپ اسے زندہ دیکھ کر